द्विघात समीकरण पार्ट 2 क्लास 10। इसमें हम रिवीजन करेंगे। पहले जो जो पढ़ा था, गुणनखंड विधि द्वारा मूलों को ज्ञात करेंगे और पूर्ण वर्ग बनाकर मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था? द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका कि कुछ भी दिया हुआ समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसके बाद हमने ये देखा था द्विघात समीकरण को किन किन तरीकों से हल किया जाता है। तो 3 तरीका था हल करने का, ये गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, और एक और द्विघाती सूत्र होता है, तो वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पीछे पढ़ा था। द्विघात समीकरण बहुत आसान चीज़ है, ये शायद 7 या 8 9 स्टैंडर्ड का है, 10th में NCERT में दिया हुआ है, इसलिए इसको हल्का देख लेते हैं, बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हाँ, इसमें क्या है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो x³ माइनस 2x² प्लस 5 बराबर 0 द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, जबकि 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। x² माइनस 2 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि x का है मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है ना। 2 भी है, प्लस हम इसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये देखो यहाँ लिख कर बताया गया है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस 2 इक्वल 0, ये लिखा हुआ है ना। प्लस मतलब -2 0, तो c की जगह पर -2 है ना। a के जगह पर 1 हो गया, b के जगह पर 0। यहाँ bx कहीं नहीं दिख रहा है, तो लेकिन हम लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं, तो 0 इंटू एक्स, ठीक है। तो a b c ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसे लिखा गया है, ठीक है। 2x माइनस 7 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x का जो मैक्सिमम पावर है ये 1 है, 2 होना चाहिए था। अब ऐसा भी कह सकते हो कि ऊपर वाले में तो x नहीं था, फिर भी 0 इंटू एक्स कर दिया, तो यहाँ हम ऐसा कर देते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल 0 लिख सकते हैं। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो a को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ a के जगह पे 0 लिखना पड़ रहा है ना, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर कट देखते हैं, बता दो कि भाई जब 2x माइनस 7 है, x का कोई मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब 2x² माइनस 3x प्लस 7 माइनस a का क्यू इक्वल 0 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ। अब ये मत कहने लगो कि यहाँ तो q है, मैक्सिमम है, तो q यहाँ मैक्सिमम है, तो 7 माइनस a पर है ना, a एक कांस्टेंट बताया हुआ है, a का वैल्यू कुछ 1 2 3 4 10 कुछ भी होगा, मतलब कांस्टेंट है। x का वैल्यू देखना है, x का जो पावर है वो क्या है, तो x का पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे देखते हैं। x प्लस a का क्यूब माइनस x² प्लस 7 इक्वल x³ प्लस x माइनस 1 फाइंड a b c। और ये भी हमें ढूंढना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम पहले थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² प्लस b³, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। माइनस x² प्लस 7 लिखा हुआ, इक्वल x³ प्लस x माइनस 1 लिखा हुआ, इस साइड वाला है कि नहीं। अब q से q तो खत्म हो गया। अभी देखने में क्या लग रहा था, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का पावर 3 आ गया, 2 होना चाहिए मैक्सिमम ना। मतलब 2 मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब x² एक होना चाहिए उसमें, ठीक है। या q था, लेकिन q जो है ना वो इलिमिनेट हो जाएगा इससे, तो बच क्या गया 3x² a प्लस ये बच गया। हमें ए बी सी भी देखना है। देखो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम इसे कैसे लेकर आएंगे। तो ए होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² जहाँ जहाँ सबको हमने एक जगह यहाँ पर ले आया x², x जहाँ जहाँ इसमें था उसको हमने यहाँ पर ले आया, और ऊपर वाले में जहाँ जहाँ जो बच गया वो कांस्टेंट था उसको हमने एक जगह रख दिया। अब x² कॉमन ले लिया तो 3a माइनस 1 बचा, इसमें से x कॉमन ले लिया तो 3a² माइनस 1 बचा, और ये a³ प्लस 8। तो x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a बराबर 3a माइनस 1,
x के कोफिशिएंट को b कहते हैं तो b बराबर 3a² - 1, और जो कांस्टेंट होता है उसे c कहते हैं तो c इक्वल aq + 8 आ गया। ठीक है, और ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम ax² + bx + c के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा 2x² + 5x - 3 बराबर 0 का हल निकालें, है ना। यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास में ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ना चाहिए। अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से। अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, गुणनखंड विधि ये दे दिया है 2x² + 5x - 3 = 0। एक चीज़ और, हम कोई भी समीकरण इसे हम तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या बोल रहा है भाई, गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए। तो गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, ये जो बीच वाला जो टर्म है कि नहीं, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट वाला और x² का जो कोफिशिएंट है a, है ना, a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मतलब -6x²। a यही होगा, है कि नहीं, -6x² होगा, है कि नहीं। हमने क्या किया, ये वाला और इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो -6x² आया। अब जो 5x दिख रहा है इससे हमको ऐसा ब्रेक करना है दो पार्ट में कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -6x² आ जाए और 5x पर भी कोई असर ना पड़े। तो 2x² प्लस जो 5x था उसे हमने 6x - x लिख दिया। ठीक है, तो 6x - x 5x मुझे मिल भी गया, और 6x और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² मेरा आ भी गया, है कि नहीं। तो यही करना है, -3 = 0, है ना। तो अब इसमें से 2x कॉमन ले लिया हमने तो x + 3 बच गया। अब माइनस, उसके बाद हमें इधर यही ध्यान देना कि x + 3 इधर भी आना चाहिए, तो -1 हमने कॉमन ले लिया है तो इधर x + 3 बच गया = 0, है कि नहीं। तो 2x + 3 अगर हमने कॉमन ले लिया ये पूरा टर्म में से, तो ये वाला 2x और -1 बच गया, यहाँ पर आ गया = 0। अब x + 3 = 0 कैसे आ गया, x + 3 = 0 आ गया क्योंकि ये 2x - 1 जो है ये 0 के बाई में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो x + 3 बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर -3 मिल जाएगा। और हम 2x - 1 बराबर 2x - 1 को अगर छाटेंगे तो वो भी हमें 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि x + 3 जो है वो 0 के बट्टा में आ जाएगा, और इस तरह हमें x बराबर 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, हम गुणनखंड वाला एक और देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं गुणनखंड के थ्रू कैसे होता है। सो गुणनखंड विधि द्वारा 2x² - x - 3 बराबर 0 का हल निकाले। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे पीछे किया था वही करेंगे, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है। 3 से नहीं, -3 से 2x² मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -6x²। ठीक है, अब -x को हमें दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि -6x² आ जाए, है कि नहीं, और -x जोड़ने घटाने पर आ जाए वो। ठीक है, तो 2x² लिख दिया, -x को हमने -3x + 2x लिखा, इससे -x मेरा आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है, और -3x और 2x को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो मेरा ये वाला भी मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो यही करना है आपको, -3 ये वाला लिख दिया यहाँ पर = 0। अब ये जो पहला दो पार्ट होता है इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ कॉमन लेंगे नहीं, x कॉमन लिया तो 2x - 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, एक ही कॉमन ले सकते हैं, और कुछ है नहीं। यहाँ पर ऐसा कॉमन लेना है कि आपको ब्रैकेट में 2x - 3 मिल जाए, तो एक हमने कॉमन लिया तो 2x - 3 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 अगर हमने ये पूरा टर्म में से कॉमन ले लिया तो 2x - 3 कॉमन ले लिया, इंटू x + 1 = 0 मिला, तो 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, और यदि x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अधिकतर को पहले ही से पता होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देखो, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 5x² - 8x - 21 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें,
है ना। तो 5x² माइनस 8x माइनस 21। अब यहाँ पर गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर गुना करने पर कितना आ रहा है, -105x², यही आ रहा है कि नहीं। और -8x को हमको ऐसा ब्रेक करना है दो पार्ट में कि उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -105x² आ जाए। अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 105 है ना, उसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 105 को हम क्या लिखते हैं, 3 × 5 × 7 लिखते हैं। अब 3, 5, 7 से ही देखना है भाई कि 8 कैसे आएगा। तो यहाँ देखो, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 7, 15 और 7, 15 में से 7 जाता है तो 8 बचता है। तो हमें 15 और 7 का यहाँ पर अब 15 और 7 दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो 5x² माइनस 8x चूंकि लाना है तो 15 के पहले माइनस का रखेंगे, प्लस 7x माइनस 21 = 0। अब जैसे हर बार कॉमन लेते आ रहे हैं वैसे ही इस बार भी अब क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लिया तो 5x में से, इसमें से 5x तो कॉमन है तो सिर्फ x बच गया, माइनस 5x कॉमन है यानी x चला गया और इसमें से 5 चला गया तो 3 बच गया, प्लस अब यहाँ से ऐसा कॉमन लेना है कि इधर x - 3 आ जाए। एक्चुअल में आप वही चीज़ कॉमन ले ही सकते हैं जिससे x - 3 आएगा ही आएगा। तो यहाँ +7 हमने कॉमन ले लिया तो x - 3 आ गया। अब इससे क्या, अब ये पूरा टर्म में से x - 3 हमने कॉमन ले लिया है। तो x - 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया भाई, x - 3 तो चला गया है तो बच गया 5x, और इसमें से x - 3 चला गया तो बच गया +7 = 0। तो x - 3 = 0 हो जाएगा तो x = 3 मिल जाएगा, और 5x + 7 = 0 होगा तो x = -7/5 मिल जाएगा। ठीक है, वो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये है 3x² माइनस √3x - 6 = 0 गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। अब हम कुछ नहीं, एक ही चीज़ हम बार बार करेंगे, 6 से 3 में करेंगे, सॉरी -6 को 3 में करेंगे तो -18x² आ रहा है। अब √3 को ऐसा हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाना चाहिए। तो अब 18 को देखो हम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 3 × 3, है कि नहीं। लेकिन हम 2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √3 × √3, और ये वाला 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ठीक है ना। तो 2 × √3 × √3 × √3 × √3 करके 18 आ जाता है, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि घटने पर -√3x आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये देखो सिंपली, अब यहाँ से आप दिमाग लगाओ, 3√3x को माइनस में रखेंगे और 2√3x, तो 2√3x में से 3√3x जाएगा तो -√3x बचेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो 18x² आ जाएगा, और ये -6 = 0, है ना। अब 3x यहाँ से कॉमन आ पाएगा तो x - √3 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ 2√3 कॉमन आएगा तो x - √3। अब x - √3 और 3x + 2√3 = 0, तो यहाँ x = √3 आ जाएगा और यहाँ x = -2√3/3 आएगा। चाहे तो √3 से 3 को √3 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं तो -2√3 आएगा, है ना। इतना तो पता है ना कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 = √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना। यही है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आ गया है x² + 8x माइनस x² + 8x - 9 = 0 के मूलों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है भैया, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। तो यही है a² + 2ab + b²। अब कोई भी पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हमें ये जो समीकरण दिया हुआ है इसे हमें a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के रूप में लेकर आना है ना। तो लेकर आकर देखते हैं कैसे हम लेकर आ रहे हैं। सो फॉर्मूला एक बार फिर से याद करो, a + b के होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो x² + 8x - 9, a² तो मिल गया भाई x का स्क्वायर, प्लस 2ab + b², यही लाना है ना हमें। तो 2 तो हो गया, 2 अपने मन से लिख दिया। a के जगह पर x मिला हुआ था, अब b के जगह पर क्या लिखे भाई हम,
तो b की जगह पर ऐसा चीज़ लिखेंगे कि हमें जो 8x है अभी हम इसी को लाना चाह रहे हैं ना, ये आ जाए। एक्स स्क्वायर को तो हमने एक्स का स्क्वायर लिख दिया था, 8x को हम क्या लिखेंगे 2ab, यानी कि 8x हो गया। और 2a के जगह पर x था ये वाला, a के जगह पर ये जो x था ना ये वाला, a के जगह पर ये वाला x था, प्लस बी स्क्वायर। अब b की जगह पर हमें 4 लिखना पड़ा है तो यहाँ बी स्क्वायर, तो ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो -9 है वो -9 हमने रहने दिया। और यहाँ पर देखो भाई -4 स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अपना मन से 4 स्क्वायर दिया है, तो ये तो गलत कर दिया है ना हमने, क्वेश्चन में छेड़छाड़ तो हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर -4 स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 स्क्वायर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर x है और 2ab b के जगह पर 4 है ना, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो x प्लस 4 का स्क्वायर -9 माइनस 16 इक्वल 0। तो x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, वो दोनों उधर जाकर 25 हो जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर 25। तो x प्लस 4 बराबर 5 नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस 5 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 आता है और -5 का स्क्वायर भी 25 आता है। तो अब x बराबर दोनों चीज़ लेकर देख लो, x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, और x बराबर अगर हम -5 रखेंगे, है ना, x प्लस 4 बराबर अगर हम -5 रखें तो ये 4 उधर जाकर -5 -4 यानी कि -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यदि समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो बहुत ईजी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे समझा नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को निकालें। तो देख ले रहे हैं अभी, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कह रहा है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है, पूर्ण वर्ग विधि है। तो पूर्ण वर्ग विधि में हमें यही करना होता है ना, a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता है कि नहीं। तो 2x स्क्वायर है तो 2x को हम √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर मिल गया, और a के जगह पर क्या है भाई, √2x है। अब यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है। तो -2a भी होता है ना, -2 a के जगह पर √2x समय था तो √2x समय लिख दिया, a और a के जगह पर √2x लिख दिया। अब b के जगह पर हम क्या लिखे भाई, कि यहाँ जो -5x है ना, ये -5x ही पूरा हो जाए। तो यहाँ देखो तो 2√2x है, हमें लाना है 5x। 5 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो 5 हमने अपने मन से लिख दिया, और x यहाँ पर आ ही गया, तो 5x तो हो गया, लेकिन 2√2 ज़्यादा हो रहा है तो 2√2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और ये मेरा b बन गया, ठीक है। तो b बन गया, b कैसे बन गया एक बार फिर से आराम से देख लो। √2 का स्क्वायर हमने किया, a हो गया, -2ab, b के जगह पर 5/2 लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, इसका तरीका है, 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें लिखना है, a भी हम एकदम बिल्कुल लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि a यहाँ पर आया हुआ है। अब b के जगह पर हमें वैसा चीज़ लिखना है जिससे कि ये पूरा जो हो ना वो 5x बन जाए। तो b की जगह पर हमें मजबूरन 5/2 लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2√2 से ये 2√2 खत्म हो जाएगा और ये 5x यहाँ वाला मिल जाएगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, अब b की जगह पर 5/2√2 आया है तो 5/2√2 का स्क्वायर हमने कर दिया, है कि नहीं, कर दिया हमने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद +2, ये +2 पता है कौन सा है, ये वाला +2 है ना। अब -5/2√3 का स्क्वायर लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा भाई, क्योंकि ये हमने 2a जो b है ना, यहाँ पर b हमने प्लस 5/2√2 का स्क्वायर किया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने अपने मन से कर दिया था ना सूत्र पर लाने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर √2x है, b की जगह पर 5/2√2 है, तो a माइनस b का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला 2 -25/8, 5 स्क्वायर बाई 2√2 का जो स्क्वायर हुआ तो 25/8 हो गया। तो अब देख लो, √2x माइनस 5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल 25/8 -2,
है ना। ये दोनों को हमने इधर ले आया, जीरो की साइड ले आया। अब क्या मिल जाएगा, ये अब ये सिंपल 4, 5, 6 क्लास वाला है, ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आएंगे। और √2x - 5 √2 का स्क्वायर इक्वल 9/8 आ गया। अब इसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो √2x - 5/2 √2 इक्वल इस पे रूट आ जाएगा। तो रूट का मतलब 3/2 √2 नहीं है, ±3/2 √2 होता। अब एक बार हम √2x - 5/2 √2 इक्वल 3/2 √2 लेंगे, और एक बार -3/2 √2 लेंगे, है कि नहीं। अब √2x बराबर 3/2 √2, ये 5/2 √2 था, माइनस में इधर जाकर प्लस में हो गया, तो √2x बराबर 8/2 √2 हो गया। इसलिए x बराबर अंत में हमें क्या मिल गया, 8/2 √2 इंटू √2, तो 2 √2 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, तो x बराबर हमें 2 मिल गया। ठीक है, इधर देख लेते हैं। इधर भी √2x - 5/2 √2 बराबर -3/2 √2 आया हुआ है। अब देखो तो हम देख रहे हैं कि √2 थोड़ा ऑड टाइप लग रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम कर सकते हैं मैथ में, ठीक है। अगर इक्वल के दोनों तरफ हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज़ से डिवाइड कर दें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, इसमें √2 से √2 ये वो कट गया, तो 5/2 बचा, और ये भी √2 चला गया √2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो -3/2 आ गया। अब देख लो, सिंपल समीकरण x का वैल्यू निकालना है 7 क्लास वाला, तो x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2x² - 3x + 1 बराबर 0 को मूलों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। अब यार यहाँ देखो तो 2x² - 3x + 1 बराबर 0 है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2x² को a² - 2ab + b² के फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया था, 2x को √2x का होल स्क्वायर लिखा था। लेकिन हमने अभी जस्ट क्या कहा था कि इक्वल के दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ x² को रहने देने के लिए 2 से हमने दोनों ओर डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या बच गया, इसका तो 2 चला गया, तो x² - 3/2x + 1/2 इक्वल 0, है कि नहीं। अब यहाँ पर a के जगह पर x है, तो x² लिख दिया, यानी a हमें x मिल गया। -2ab लाना है, तो -2 लिखना पड़ा। a के जगह पर x है, और b के जगह पर 3/4। ये हमने 3/4 क्यों लिखा भाई, 3/4 लिखने से हो गया, ऊपर 3 है, 3/2x लाना है। अब इसमें कहीं 3 है ही नहीं, x है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 हमने रख दिया, ये वाला। /2 लाना है, तो /2 लाने के लिए यहाँ जो 2 था, इससे डिवाइड होकर 3/2x से आ जाएगा, तो इसीलिए हमने रखा है। प्लस b², और b जब 3/4 मिला है, तो प्लस b² यहाँ पर तुरंत लिख देना है, प्लस 1/2 ये वाला। अब चूंकि 3/4 हमने यहाँ प्लस स्क्वायर अपने मन से जोड़ा है, तो माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमने किया है। अब देखिए आगे क्या होता है, x - 3/4 के स्क्वायर इक्वल 9/16 - 1/2। ये समझ में आ जाना चाहिए। ये x - 3/4 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ तक का ये आया हुआ है, ठीक है। और ये जो 3/4 के स्क्वायर को उधर लेकर गए थे, 0 के उस साइड, मतलब इक्वल के उस साइड, तो 9/16, और ये प्लस 1/2 वो -1/2 आ गया था। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, x - 3/4 इक्वल मिलता है प्लस -1/4। अब x बराबर एक बार प्लस 1/4 रख कर देखेंगे, और x बराबर एक बार -1/4 रख के उधर देखेंगे, मतलब x इक्वल नहीं, x - 3/4 इक्वल, तो उसी में क्या होगा, x बराबर एक बार 1/2 वैल्यू आएगा, और एक बार x बराबर 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बस इतना ही था। अब आगे हम देखेंगे द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निकालना, ठीक है। थैंक यू।